हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं जो हूँ वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सीरीज जो है अपने चैनल पर स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें आज के वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ लॉर्ड वेलेस्ली और उसके द्वारा किस तरीके से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया था, इसके बारे में। अभी तक मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियोज़ में जो प्रमुख गवर्नर्स हैं, जिसमें मैंने अभी तक रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कंप्लीट करवा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने करवाया था आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर शुरू हुआ था और लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम तक चलता रहता है। तो इसीलिए अब हम जो हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली को देखेंगे कि वो किस तरीके से भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करता है। तो आज हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले वो वाले वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को तभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो लाइन से समझ में आएगी, क्योंकि मैं जो हूँ वो सारे वीडियोस लाइन से करवा रही हूँ। तो आप लोग जाकर पहले वो वाले वीडियोस ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जब तक लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो भारत में आता है तब तक क्या क्या सिचुएशन बन चुकी थी, यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव या फिर और भी जो प्रमुख गवर्नर हुए हैं उन्होंने किस तरीके से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक बैकग्राउंड बना लिया था, हम लोग जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बैकग्राउंड के बारे में, तो जब तक जो वेलेस्ली है वो जब तक भारत में आता है तब तक हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उत्तर भारत में, इसके अलावा पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि किस तरीके से वो जो है वो बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद फिर आंग्ल मैसूर युद्ध से मैंने आप लोगों को करवाया कि किस तरीके से वो जो है अपने साम्राज्य का और ज़्यादा विस्तार करते नजर आते हैं। बक्सर के युद्ध के द्वारा मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वो जो है वो बंगाल पर पूरे अप्रत्यक्ष तरीके से शासन करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अब अंग्रेज जो है वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत में स्थापित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे रह जाते हैं जहां पर अभी भी अंग्रेजों को चुनौती देने वाले लोग उपस्थित रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें पश्चिम में मराठे और उत्तर पश्चिम में हम लोग देखते हैं कि पंजाब जो है वो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थी और अंग्रेजों के नियंत्रण से ये वाले जो एरिया हैं वो अभी भी बाहर थे। यानी कि अभी मैंने आप लोगों को मैसूर युद्ध करवाया, तो उसके जरिए अंग्रेज जो हैं वो दक्षिण भारत तक पहुंचते जा रहे थे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग पश्चिम भारत के बारे में बात करें तो वहां पर मराठा जो है वो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है वहां पर पंजाब जो है वो भी हमें एक महत्वपूर्ण शक्ति देखने को मिलता है। तो मराठा और पंजाब के बारे में हम लोग जो है वो आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये वाले जो एरिया हैं वो अभी अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर थे और अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बने हुए थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें दक्षिण में, टीपू सुल्तान अंग्रेजों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा अंग्रेज जो हैं वो किस तरीके से टीपू सुल्तान को पराजित कर देते हैं और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर के एक बड़े एरिया पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद फिर अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बात करें कि अंग्रेज़ों की किस तरीके की स्थिति थी, तो इंटरनेशनल लेवल पर फ्रांस और नेपोलियन अंग्रेज़ों को चुनौती देते हुए नज़र आ रहे थे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी अंग्रेज़ों को चुनौती मिल रही थी। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सारी पृष्ठभूमि के बाद जब वेलेस्ली जो है वो भारत में आता है तो किस तरीके से वो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करता है, वो कौन कौन सी नीतियाँ अपनाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वेलेस्ली के द्वारा किस तरीके से साम्राज्य का विस्तार किया गया। तो इसमें हम लोग बात करें कि सबसे पहले वो कौन सी नीति अपनाता है, तो सबसे पहले तो वो युद्धों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश करता है। तो वेलेस्ली के टाइम पर कौन कौन से युद्ध हुए थे, तो इसमें
इसमें हमें देखने को मिलता है कि चौथा मैसूर युद्ध, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में करवाया था। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मराठाओं के साथ भी वेलेजली के टाइम पर युद्ध होने लगते हैं। तो इसमें जो द्वितीय मराठा युद्ध होता है वो हमें वेलेजली के टाइम पर देखने को मिलता है, तो आप लोग ये याद रख सकते हैं। इसके बाद फिर वो दूसरा तरीका अपनाता है पेंशन के द्वारा। तो कर्नाटक और तंजौर के शासकों को पेंशन देकर प्रशासनिक जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। तो वेलेजली जो है वो एक और नीति अपनाता है कि वो कर्नाटक और तंजौर के जो शासक हुए थे उनको वादा करता है कि वो उन्हें पेंशन देगा, जैसा कि उसने मुगल शासक के साथ भी किया था। तो ऐसा ही वो जो पेंशन का तरीका है वो कर्नाटक और तंजौर के शासकों के साथ भी अपनाता है, और वहाँ से जो प्रशासन यानी कि उनका जो राज्य होता है उसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में ही वो वाले एरिया भी आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो और कौन कौन से तरीके अपनाता है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर जैसे मैंने बताया फ्रांस और नेपोलियन भी उसको चुनौती दे रहे थे, तो उनसे लड़ने के लिए भी वो कई सारे तरीके अपनाता है, जैसे कि गोवा में पुर्तगालियों से समझौता कर लेता है और पुर्तगाली सेना को तैनात करता है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया था जो पुर्तगाली कंपनी थी वो भी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने गोवा पर अपना कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेज जो हैं वो पुर्तगालियों के साथ भी समझौता कर लेते हैं और पुर्तगाली सेना को तैनात कर देते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं, डेनमार्क के व्यापारिक केंद्रों पर भी कब्जा कर लेते हैं। यानी कि डेनमार्क जो है अगर हम लोग उसके बारे में बात करें वो नेपोलियन का हमें समर्थन देखने को मिलता था, तो अंग्रेज जो है वो डेनमार्क पर अपना कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेपोलियन से लड़ने के लिए भारतीय सेना को मिस्र भेजता है। इसके अलावा ईरान से राजदूत के माध्यम से संपर्क साधने की भी कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो हम लोग बात करें वेलेजली जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चुनौतियां थी उनका सामना करने के लिए भी कुछ नीतियां अपनाता है। तो आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं कि वो युद्धों के द्वारा कुछ तरीके अपनाता है जिससे भारत में अब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जा सके। इसके अलावा वो पेंशन के तरीके से भी विस्तार करने का प्रयास करता है और इंटरनेशनल लेवल पर उसके जो शत्रु थे उनको पराजित करने के लिए भी कुछ नीतियाँ अपनाता है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वेलेजली जो है वो अपनी एक प्रमुख नीति की वजह से सबसे ज़्यादा जाना जाता है और वो नीति है सहायक संधि की नीति। यानी कि वेलेजली के टाइम पर हमें भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तार देखने को मिला था वो सहायक संधि की वजह से देखने को मिला था। तो अब ये सहायक संधि की नीति क्या है हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेलेजली जो है वो अपनी सहायक संधि की नीति की वजह से ही फेमस हुआ था, तो आप लोग इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। हम लोग अगर बात करें सहायक संधि क्या है तो भारत में साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में इसकी चर्चा की जाती है। तो वेलेजली के टाइम पर किस तरीके से भारत में साम्राज्य विस्तार किया गया वो नीति जो है वो सहायक संधि कहलाती है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें इस नीति के द्वारा भारतीय राज्यों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंग्रेजों पर निर्भर बनाया जाता था। यानी कि उनको सुरक्षा देने के वादे किए जाते थे लेकिन असल में उन्हें अंग्रेजों के ऊपर निर्भर बनाया जाता था। तो ये जो है वो हमें सहायक संधि देखने को मिलती थी। अगर हम लोग बात करें डुप्ले जो है उसे भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। डुप्ले जो है वो जब मैंने आप लोगों को फ्रांसीसी कंपनी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दिया था उस टाइम पर मैंने बताया था, या फिर जब मैंने कर्नाटक युद्ध करवाया था उस टाइम भी मैंने बताया था कि जो फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर हुआ करता था उसका नाम डुप्ले था। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में सहायक संधि की जो नीति है उसकी शुरुआत सबसे पहले डुप्ले के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें रॉबर्ट क्लाइव का भी हमने देखा था कि जब बक्सर की युद्ध में वो जो है अवध के साथ इसका प्रयोग करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा इसका जो प्रयोग किया जाता है वो वेलेजली के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में सहायक संधि की नीति का सबसे ज़्यादा प्रयोग वेलेजली के द्वारा किया गया था, इसीलिए वेलेजली इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। लेकिन अगर सहायक संधि के जनक के बारे में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग डुप्ले का नाम बताइएगा और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भी इसका अवध के लिए
यूज़ करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बात करें कि वेलेजरी जो है वो कौन कौन से राज्यों के साथ सहायक संधि करता है, तो यहाँ पर कुछ राज्यों का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि हैदराबाद, इसके अलावा मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, इनके साथ 1802 में ये सहायक संधि करता है। इसके बाद भोंसले के साथ ये जो है 1803 में संधि करता है। सिंधिया के साथ 1803 में संधि करता है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। ये कुछ एरिया हैं जिनके साथ जो है वेलेजरी सहायक संधि की नीति अपनाता है और इन राज्यों को अंग्रेजों के ऊपर निर्भर बना लेता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं सहायक संधि के प्रमुख प्रावधानों के बारे में। यानी कि ये तो मैंने बता दिया ओवरव्यू एक तरीके से कि सहायक संधि क्या होती है, किसने शुरुआत की थी, लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल हुआ करते थे। यानी कि जो भी राज्य सहायक संधि करते थे उनको क्या क्या फॉलो करना पड़ता था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, संधिकर्ता राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर होगी। यानी कि अगर कोई भी ऐसा दूसरा उनका जो शत्रु है जो उन पर हमला करता है, उनके साथ युद्ध करता है, तो उनसे लड़ने की जिम्मेदारी जो होगी वो अंग्रेजों की होगी। अंग्रेज जो है वो उस राज्य को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे जो उनके साथ सहायक संधि करेगा। और इसके प्रतिफल में यानी कि इसके परिणाम स्वरूप जो राज्य होंगे जिन्होंने सहायक संधि की होगी अंग्रेजों के साथ, उन्हें अंग्रेजों को एक संप्रभुता युक्त भूभाग या फिर जो पैसे या फिर मनी होती है वो भी कंपनी को देनी पड़ेगी। यानी कि कंपनी उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी उनके जितने भी शत्रु हैं उनसे, और उन्हें जो है अंग्रेजों को या फिर कंपनी को जो कोई भी उनका एक ऐसा एरिया जो कि संप्रभुता युक्त है, यानी कि वहाँ पर सारी हमें फैसिलिटीज़ देखने को मिलती हैं जो कि अंग्रेजों की पसंद का एरिया होगा, वो उन्हें देना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें अंग्रेज अगर मांगे तो उन्हें पैसे या फिर जो मनी होती है वो भी देना पड़ेगा। इसके अलावा संधिकर्ता राज्यों की विदेश नीति जो है वो भी अंग्रेजों के द्वारा संचालित होगी। यानी कि अंग्रेजों ने ऐसा लॉ बनाया था कि जो भी राज्य जो संधि करते हैं उनकी जो विदेश नीति है, यानी कि उन्हें किसके साथ कैसे संबंध बनाने हैं, दूसरे राज्यों के साथ उन्हें किसको अपना मित्र बनाना है, किसको अपना शत्रु बनाना है। इसके अलावा और भी जो अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जो दूसरी विदेशी कंपनियां हुआ करती थी उनके साथ व्यापार करना है या फिर नहीं करना है, ये सारी नीतियां जो हैं वो कंपनी के द्वारा संचालित होंगी। यानी कि अगर हम लोग कहें इनडायरेक्टली तरीके से अंग्रेज जो हैं उन्होंने पूरे तरीके से उस राज्य की जितनी भी प्रशासनिक नीतियां हैं उन पर अपना कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों की अनुमति के बिना वो जो राज्य हैं वो कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। उन्हें कुछ भी करने से पहले अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा और अगर वो मानेंगे, वो हाँ कहेंगे तो ही वो राज्य जो है कोई भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कंपनी की अनुमति के बिना संधिकर्ता राज्य किसी यूरोपीय या अमेरिकन को भी अपनी सेना में नहीं रख सकते थे। यानी कि यहाँ भी वही बात हो गई कि जब उन्होंने विदेश नीति कंट्रोल में कर ली थी तो वो किसी को भी अंग्रेजों की अनुमति के बिना अपनी सेना में नहीं रख सकते थे। उनकी जो सेना है वो पूरे तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में होगी और अंग्रेज जिन्हें चाहें उन्हें अपनी सेना में रख सकते थे, वो राज्य कुछ नहीं कह सकते थे। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा संधिकर्ता राज्यों में एक रेजिडेंट की भी नियुक्ति होगी जो कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को रेजिडेंट या फिर जो नायब सूबेदार होता है उसके बारे में करवाया था, जब मैंने बक्सर का युद्ध करवाया था तब भी मैंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेज जो हैं वो अवध में एक रेजिडेंट की नियुक्ति की वो बंगाल में एक रेजिडेंट जो है उसकी नियुक्ति की बात करते हैं। तो वो ही यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। ये जो रेजिडेंट होता है वो वहाँ पर जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं वो संभालेंगे। तो ये जो है इस तरीके से अंग्रेज जो है वो अपने एक किसी इंसान को वहाँ पर अपॉइंट कर देता है जिसे रेजिडेंट या फिर नायब सूबेदार कहा जाता था। तो वो वहाँ की प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इनडायरेक्टली तरीके से पूरा जो उस राज्य का प्रशासन है उसकी चाहे विदेश नीति हो या फिर चाहे और भी जितने भी काम हो वो सब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं बदले में उस राज्य को क्या मिल रहा था कि उसके अंग्रेज जो हैं उससे सुरक्षा प्रदान करेंगे जितने भी उसके जो शत्रु राज्य हैं उनसे। लेकिन असल में देखा जाए तो अंग्रेज ही उसके सबसे बड़े शत्रु बने हुए थे। तो यहाँ से आप लोग जो है वो सहायक संधि के प्रावधानों के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सहायक संधि का अंग्रेजों के लिए क्या महत्व था, यानी कि अंग्रेजों को सहायक संधि की नीति से क्या फ़ायदे हो रहे थे। तो हम लोग इसके बारे में देख लें। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया कि अंग्रेज जो हैं
मतलब जो भी संधिकर्ता राज्य होंगे, यानी कि जो भी राज्य सहायक संधि करेंगे अंग्रेजों के साथ, उन्हें अंग्रेजों को एक कोई भी संप्रभुता युक्त भूभाग देना पड़ेगा जो कि अंग्रेजों की पसंद का होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि अंग्रेज जो हैं इस भूभाग के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, यानी कि जब उन्हें कोई ना कोई एरिया मिलता जाएगा तो उनका जो साम्राज्य है वो काफ़ी बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अंग्रेज जो हैं वो भूभाग के चयन में सामरिक और आर्थिक महत्व के स्थानों का ही चयन करते थे, यानी कि अंग्रेज जो हैं वो ऐसे एरिया को चुनते थे जिनका कोई आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वो एरिया, वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ आसानी से हो सके। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज जो हैं वो ऐसे एरिया का चयन करते थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, भारतीय राजस्व पर एक ब्रिटिश सेना का गठन और इसी सेना का उपयोग भारत में साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य की सुरक्षा, विद्रोहों के दमन इत्यादि में किया गया। यानी कि अगर हम लोग बात करें, अब उनकी जो सेना थी वो भी पूरे तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई थी और उस सेना में अंग्रेज जो हैं वो अपने सैनिक रख रहे थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो उस राज्य के राजस्व से ही अंग्रेजों की सेना जो है उसका गठन किया जा रहा था, उसका खर्चा उठाया जा रहा था और अंग्रेज जो है वो उस सेना के द्वारा ही भारत में अपना साम्राज्य का और ज़्यादा विस्तार करते हैं, उन राज्यों की सुरक्षा करते हैं और विद्रोहों का दमन करने में भी वो जो सेना है वो अंग्रेजों का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग देख सकते हैं योगदान करती है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ भी याद रख सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी अंग्रेजों के लिए ये जो सहायक संधि की नीति थी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा विदेश नीति और अगर हम लोग बात करें, यूरोपीय राष्ट्रों से संबंधों को नियंत्रित कर कंपनी ने भारतीय शासकों को ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाने से भी रोका। यानी कि जब उन्होंने विदेश नीति पूरी तरीके से कंट्रोल कर ली थी उन राज्यों की, तो इस जरिए हम लोग कह सकते हैं कि वो जो राज्य हैं वो किसी को भी अपना मित्र या शत्रु नहीं बना सकते थे। किसी को भी वो जो अंग्रेजों के अगर वो अंग्रेजों से परेशान हो रहे हैं तो वो किसी और से जाकर मित्रता भी नहीं कर सकते हैं और उनके साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र या फिर कोई गठबंधन भी नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पूरे तरीके से अब वो जो राज्य हुआ करते थे उन्हें अंग्रेजों के अंडर ही रहना पड़ता था, चाहे वो अंग्रेजों की नीतियों से खुश हों या फिर ना खुश हों। तो इस तरीके से आप लोग ये भी देख सकते हैं कि उन्हें किसी के साथ भी गठबंधन बनाने का अधिकार भी नहीं रह गया था। इसके अलावा ब्रिटिश रेजिडेंट के लिए ये कहा गया था कि वो उनकी जो नीतियां हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि उनकी जो प्रशासनिक नीतियां हुआ करती थी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है वो सिर्फ प्रशासनिक कार्य करेगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि जो रेजिडेंट होता था वो आवश्यकता पड़ने पर निर्भर राज्यों के विलय का आधार भी तैयार करता है, वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके विलय के लिए आधार भी वो तैयार करता है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि रेजिडेंट जो है वो अपने जो भी उस कानून के प्रावधान थे, यानी कि उस सहायक संधि नीति के प्रावधान थे, उनके खिलाफ जाकर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अंग्रेजों के लिए सहायक संधि के जो लाभदायक पहलू थे वो निर्भर राज्यों के लिए हानिकारक सिद्ध हुए। तो यहाँ से भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था, लेकिन जो भी राज्य ये जो संधि करते थे यानी कि सहायक संधि करते थे अंग्रेजों के साथ, उन्हें नुकसान ही नुकसान देखने को मिलता था। वो सिर्फ ये सोचकर कि हमें सुरक्षा मिलेगी अंग्रेजों से, वो अपने राज्य की पूरी जिम्मेदारी, चाहे जितनी भी गतिविधियां हो, प्रशासनिक, आर्थिक या फिर विदेश नीति को कंट्रोल करने वाली बात हो, सभी अंग्रेजों को सौंप देते हैं और अंग्रेज जो है वो इस तरीके से इन राज्यों पर नियंत्रण करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वेलेज़ली जो है वो सहायक संधि की नीति के द्वारा किस तरीके से भारत में ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार करता है। इसके अलावा और भी तरीके जो मैंने बताए, जैसे कि युद्ध के द्वारा, पेंशन के द्वारा और इंटरनेशनल लेवल पर अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए भी वो कई सारे कदम उठाता है। तो यहाँ से आप लोग वेलेज़ली के बारे में याद रख सकते हैं कि वो किस तरीके से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करता है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े सारे वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही ज़्यादा और वीडियोस लेकर आऊँगी और पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊँगी। तो आज की वीडियो को मैं बस यहीं तक रखती हूँ, मिलूँगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।